जय हिंद साथियों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की तैयारी बड़े ही जमकर कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेपर पे लगे रहिए, जम के तैयारी करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है और पेपर बहुत नज़दीक है। नज़दीक क्या भैया, बस पेपर सर पे ही बैठे हैं। अब आपको एक स्मार्ट स्टडी के तरीके से करनी है तैयारी। स्मार्ट स्टडी क्या हो सकती है भैया? अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है पेपर ओरिएंटेड चीज़ें। पेपर ओरिएंटेड चीज़ भैया क्या हो सकती है? पेपर ओरिएंटेड चीज़ ये हो सकती है कि आप लोग फालतू चीज़ें पढ़ना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ज़्यादातर मॉक टेस्ट एवं प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लो। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लो, मेरे से नहीं, किसी अदर चैनल से लो, पर लो। इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कितना आपने बोल सकते, जब आप एक टेस्ट लेते हो, मॉक टेस्ट लेते हो, तो आपको ये पता चलता है कि भैया मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा किस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर हूँ, किसको मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, किस में मैं अच्छा खासा हूँ, जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोग कर सकते हो अपना इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है भैया? टॉपिक हमारा, हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? हिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं किसमें? आधुनिक हिस्ट्री तक, आधुनिक इतिहास तक हम लोग आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य को। जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे थे तो मराठा साम्राज्य के जो शासक थे शिवाजी, शिवाजी के बारे में हम लोग जान चुके थे कि कैसे कैसे वो शासन में आए, कैसे कैसे उन्होंने शासन किया, सारी चीज़ें उनकी जान चुके थे, युद्ध वगैरह सारी चीज़ जान चुके थे। अब उनके ही उत्तराधिकारी, शिवाजी के उत्तराधिकारी जो आगे जाके शासन में करेंगे, वो उत्तराधिकारी कौन हुए? तो वो दो व्यक्ति आएंगे सामने। एक तो संभाजी आएंगे और एक आएगा राजा राम। संभाजी कौन है? संभाजी जो होगा वो शिवाजी के पुत्र होंगे। और राजा राम कौन होगा? राजा राम जो होगा वो कौन होगा? वो होंगे संभाजी के भाई का पुत्र। कौन? संभाजी के भाई का पुत्र। अब ये लोग, गहरी थी रात, कि गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, कि गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, नींद बहुत थी आंखों में लेकिन हम सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? क्योंकि हम तैयारी में लगे हैं भैया। हम लगे हैं किसकी? यूपी पुलिस और एसएसजीडी की तैयारी में। तैयारी कायम रहेगी तो आप लोग बाद में सो लेंगे, क्या दिक्कत है? एक दिन नहीं सोएंगे तो मर थोड़ा ना जाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर थोड़ा ना जाएंगे, एक दिन उनसे बात नहीं करेंगे तो मर थोड़ा ना जाएंगे। अभी क्या करो, अभी आप एक काम करो, उनसे बात करना बंद करो और आप तैयारी पे लग जाओ। नींदों को उड़ा दो, ख़त्म करो नींदें। एक दो दिन नहीं सोएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नहीं मरता भाई। तैयारी लग जाओ, बेशक जम जी तोड़ के मेहनत करो। सक्सेस आपके कदम चूमेगा। मेहनत नहीं करोगे तो फिर भैया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मेहनत करोगे वो भी आपके साथ साथ होगी, और मेहनत नहीं करोगे तो ना बॉस आपके साथ होगी ना कोई आपके साथ होगा। मेहनत करने के बाद आप सक्सेस होगा तो सब लोग कहेंगे कि हाँ मैंने बोला था ये हो जाएगा सक्सेस। अभी कोई भी भले आपसे बोलता है कि नहीं सक्सेस नहीं होगा, जब आप जिस दिन सक्सेस हो जाओगे उस दिन सब आपसे कहेंगे नहीं भैया ये सक्सेस हो सकता था, अरे मैंने पहले ही कहा था ये सक्सेस हो जाएगा। बहुत से रिश्तेदार आपके ऐसे उभर के सामने आएंगे। खैर वो बात अलग है ना। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब भैया बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी की। पहले बात कर लेंगे हम लोग किसके बारे में? संभाजी के बारे में, जो कि कौन रहेंगे? जो रहेंगे शिवाजी के पुत्र। कौन रहेंगे? शिवाजी के पुत्र। ओके, क्या बात करते हैं? देखिए, संभाजी संभाजी के दरबार में एक व्यक्ति हुआ करते जिनका नाम है कवि कलश। कवि कलश का क्या हुआ ना कि कवि कलश की किसने? औरंगजेब ने क्या किया कि कवि कलश की आंखें फोड़ दी थी। किससे? दो गर्म सलिए लिए उनकी आंखों में घुसेड़ दी और आंखें फोड़ दी। क्या किया? दो गर्म सलियों से उनकी आंखें फोड़ दी। कुछ कारणवश इनकी आंखें फोड़ दी गई। जब आंखें फोड़ दी जाती तो कवि कलश क्या हो जाती? अंधे हो जाती। ये क्या थे? ये इनके मित्रकार थे, और मित्र भी थे और सलाहकार भी थे। किसके? संभाजी के। यहाँ तक क्लियर है? अब जानते हैं संभाजी का शासनकाल। संभाजी का शासनकाल भैया 1680 से लेके 1689 तक रहा है। ओके, 1689 एडी तक। इसे हम ईसवी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईसवी कह सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं इनके, थोड़े इनके बारे में जानते हैं। ये किसके पुत्र थे? माता का नाम क्या था? जैसे बात करें ये किसके पुत्र थे? ये थे शिवाजी के पुत्र। ओके, शिवाजी के पुत्र हो गए। माता का नाम क्या था? माता का नाम था साईबाई। क्या नाम था माता का? साईबाई। हाँ, कमेंट में बताओ क्या नाम था? साईबाई नाम था। ओके, फिर बात करते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड को क्या किया इन्होंने कि जो अकबर सेकंड था वो क्या, किसका पुत्र था? वो था औरंगजेब का पुत्र। अकबर सेकंड किसका पुत्र था? औरंगजेब का। और औरंगजेब से अकबर सेकंड की कुछ अनबन होगी, लड़ाई झगड़े हो गए, तो अकबर सेकंड क्या हुआ? भाग गया, दरबार से भाग निकला, और औरंगजेब ने उसको मारने की धमकी दी कि अब तुझे मैं लुढ़का दूंगा। भले ही पुत्र था वो, तो औरंगजेब बड़ा ही क्रूर शासक था, अपनी प्रजा के लिए कुछ सोचता ही नहीं था। अब जब प्रजा के लिए सोचेगा तो बच्चों के लिए कौन सोचेगा? तो उसने क्या किया? अकबर को मारने के लिए अपने जो उसमें दरबार में जो दरबारी थे और जो लड़ाकू थे उनको भेज दिया कि अकबर को मारो। तो जो अकबर सेकंड है
ना कि अकबर है। अकबर सेकंड और अकबर में फ़र्क है। अकबर किसका पुत्र था? अकबर था हुमायूं का पुत्र। और ये किसका पुत्र? ये औरंगजेब का पुत्र है, ये सेकंड है। तो क्या हुआ कि इसने क्या किया, अकबर सेकंड को शरण दी। किसने दी? संभाजी ने अकबर सेकंड को शरण दी। जब अकबर सेकंड को शरण देता है संभाजी, तो इससे क्रोधित हो जाता है कौन? औरंगजेब इससे क्रोधित हो जाता है। ये कहता है हाँ तू मेरे लड़के को शरण देगा, बताता हूँ मैं तुझे। इसने क्या किया, इसने क्या किया, संभाजी के पुत्र जिसका नाम है साहू जी, इसने साहू जी को गिरफ्तार कर लिया। इसने जब साहू जी को गिरफ्तार किया तो साहू जी को बचाने के लिए, जाहिर सी बात है हर पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए जाता है। आपके पिता भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, कुछ होते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो हर पिता अपने बच्चे को बड़े ही दिल जान से प्यार करता है। अब बच्चे की नज़र में पिता कैसा है वो मैं नहीं जानता, पर मेरी नज़र में हर माँ बाप अपने बच्चों से जी जान के प्यार करते हैं। और आप लोगों को भी अपनी माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। पूरा कैसा करना चाहिए कि आपके माँ बाप की उम्मीद लगी है आपसे कि आपको उनको क्या करना चाहिए, एक जॉब, आपके लिए थोड़ा ना बोल रहे वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे लड़के को जॉब मिल जाए, वो अपने लिए कह रहे हैं आपसे नहीं, वो आपके लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मेरे लड़के का भविष्य सुधर जाएगा इससे। तो भाई कम से कम इतना तो कर सकते हो, अपनी माँ बाप के लिए एक जॉब तो ले ही सकते हो, ले सकते हो, जाहिर सी बात है, लो फिर जॉब लो। ओके, फिर क्या हुआ, तो जो संभाजी थे वो गए। संभाजी कहाँ गए? अपने पुत्र को बचाने के लिए गए औरंगजेब के पास। और औरंगजेब ने क्या किया, संभाजी की मौत कर दी, मार दिया संभाजी को। फिर क्या किया, साहू जी को इसने गिरफ्तार कर लिया। साहू जी को जब गिरफ्तार किया तो कौन, जो कि संभाजी के पुत्र थे, कौन? साहू जी संभाजी के पुत्र थे। फिर औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब का शासनकाल हो गया, कहाँ पर? वहाँ पर औरंगजेब का शासनकाल हो गया। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने किया अष्टप्रधान जो था, अष्टप्रधान को क्या किया, खत्म कर दिया। अष्टप्रधान भैया क्या था, मैंने आपको बताया जब हम लोग किसको, शिवाजी को पढ़ रहे थे, तो इनके शासनकाल में कुछ अष्टप्रधान हुए। कौन से अष्टप्रधान भैया? जिसमें केंद्रीय मंत्री आ जाता है, वित्त मंत्री आ जाता है, राजस्व मंत्री आ जाता है, ये प्रधानमंत्री आ जाता है, पेशवा, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ रही थी? अष्टप्रधान के अंदर आ रही थी। और उसने क्या किया, उसी अष्टप्रधान को खत्म कर दिया कि आज से कोई अष्टप्रधान नहीं रहेगा, कोई मंत्री दल नहीं रहेगा, सब खत्म कर दिया। जब सब खत्म कर देता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस जानते हैं। फिर और क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पत्नी, जो कि किसके, संभाजी की पत्नी कौन थी? ये थी यशोबाई। कौन थी? यशुबाई। यशुबाई किसकी पत्नी थी? ये थी संभाजी की पत्नी। यहाँ तक टॉपिक किसका चल रहा था? संभाजी का। ये तो क्या हुआ, साहू जी क्या हुआ, गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में पकड़ दिया, इनको बंद कर दिया गया जेल में। अब जब जेल में बंद कर दिया गया तो शासन करने के लिए कोई नहीं बचा उस पर, औरंगजेब ने हत्या लगी। पर फिर औरंगजेब ने छोड़ दिया। फिर किसने शासन अपनाया? जब बात करी कब, 1679 से लेकर 1700 के बीच में, 1679 से लेकर 1700 के बीच में क्या हुआ कि राजा राम, राजा राम कौन था? राजा राम था साहू जी का भाई, चचेरा भाई। कौन था? चचेरा भाई। राजा राम जो चचेरा भाई था वो गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है तो इससे भी कुछ दिनों बाद इसको क्या हुआ था, लुढ़का दिया जाता है। क्या कर दिया जाए, मार दिया जाता है इसको। जब मार दिया जाता है तो इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी कौन थी? ताराबाई। इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड। ओके, तो इसका पुत्र कौन था? शिवाजी सेकंड। ये ध्यान रखा करो, पेपर में कभी कभार क्या आता, प्रश्न आ जाता, शिवाजी सेकंड किस वंश से संबंध रखते थे और शिवाजी कौन थे, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो। शिवाजी फर्स्ट अलग है, शिवाजी सेकंड अलग है। ओके, याद रखा करो, शिवाजी सेकंड किसके पुत्र थे, याद आ जाएगा प्रश्न। तो शिवाजी सेकंड, आप लोग यार शिवाजी सेकंड कन्फ्यूज हो जाओगे। शिवाजी सेकंड किसके? राजा राम के पुत्र हैं। ओके, माता का नाम क्या है? ताराबाई। माता का नाम कहता है ताराबाई। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बताई राजा राम ने? उस समय राजधानी थी इनकी सतारा। कौन सी राजधानी थी? सतारा राजधानी। कहाँ सी? सतारा राजधानी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, राजधानी जब इनकी सतारा हो जाती है तो राजधानी सतारा होने के बाद फिर ये क्या होता है, फिर शासन में कौन आ जाता है? इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु होने के बाद एक व्यक्ति सामने आता है। व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति होता है शिवाजी सेकंड। कौन आता है? शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड भैया कौन है? शिवाजी सेकंड राजा राम का पुत्र है। फिर गद्दी पर कौन आता है? 4 वर्ष की आयु में शिवाजी सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब सोचो 4 वर्ष का आयु बच्चा क्या कर सकता है? वो तो ढंग से होली में खेलता भी नहीं है, चलना नहीं सीखता ढंग से, और उसको क्या गद्दी थमा दी गई। अब भैया क्या करेगा वो गद्दी पर बैठ के? उसको कुछ आता ही नहीं है। फिर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए उसकी माता जो थी, क्या नाम है? माता ताराबाई। जो इसकी माता थी वो क्या बनी? इसके संरक्षक बनी। किसकी संरक्षक बनी? वो बनी शिवाजी की संरक्षक। कौन बनी? इसकी माता। जब इनकी माता इनकी संरक्षक बन जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये इनका काम सारा संभालना खुद से शुरू कर देती हैं। ये बात करते हैं कि शिवाजी, कौन? शिवाजी। शिवाजी क्या हुआ, 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। 4 वर्ष की आयु, गद्दी पर बैठा। क्या हुआ कि 4 वर्ष की आयु में, ये क्या हुआ कि 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाते हैं। जब 4 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है तो 4 वर्ष का बच्चा कितना हो सकता है?
उसको समझ भी नहीं होता कि कौन क्या है। तो उसको कुछ ना कुछ तो उसका संरक्षक कुछ ना कुछ बताने लायक होना चाहिए कि बेटा आपको करना क्या है, कैसे कैसे कार्य करना है। तो उसको संरक्षक देने के लिए उसकी माता जो थी, माता क्या हुई, ताराबाई। क्या हुई माता का नाम? माता का नाम होगा क्या, ताराबाई। ताराबाई क्या करती है, ताराबाई इसकी संरक्षक बन जाती है। कौन बन जाती है? ताराबाई जो है इसकी क्या बनती है, संरक्षक बन जाती है। ताराबाई कौन है? ताराबाई है इसकी माता। कौन है भैया? ताराबाई इसकी कौन हो जाएगी भैया? ताराबाई हो जाएगी इसकी माता जी। कौन हो जाएंगी? ताराबाई जब इसकी माता हो जाती है वो शासन करना चालू कर देती हैं। शासन एक प्रकार से, शासन कर कौन रहा था? शासन तो एक प्रकार से महिला ही कर रही थी। अब यहाँ पे बात आती है भैया ये कैसे हुआ। अब ये बात जान लेते, एक चीज़ जानते हो, देखो यहाँ पे आ जाओ। क्या हुआ, सांबा जी थे, सांबा जी का पुत्र था कौन, साहू जी। साहू जी को किसने पकड़ लिया? औरंगजेब ने पकड़ लिया, कब्जे में है। साहू जी तो जेल में है। अब शासन कौन करेगा? शासन करने लगा राजा राम। राजा राम के कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम का जो पुत्र था वो शिवाजी। शासन तो उसको ही करना था क्योंकि जेल में तो कौन हो चुका है, ये तो जेल में, ये तो शासन कर नहीं सकते। तो शासन इसने करना चालू किया। अब बाद में क्या होगा, जब 1707 में जब क्या होता है कि मुअज्जम जो होता है, किसका, औरंगजेब का ही पुत्र है मुअज्जम। मुअज्जम क्या करता है, मुअज्जम जो है साहू जी को छोड़ देता है। साहू जी को जब रिहा कर देता है मुअज्जम, साहू जी को रिहा कर देता है, प्लस किसको, बालाजी विश्वनाथ, ये दो लोग थे, साहू जी और बालाजी विश्वनाथ, ये दोनों लोग रिहा हो जाते हैं। जब ये रिहा हो जाते हैं, फिर जो साहू जी थे, साहू जी जाते हैं अपनी चाची से बोलते हैं कि चाची, क्योंकि इनकी चाची हुई ना एक प्रकार से, ये कौन, ये चाचा हुआ ना, राजा राम चाचा हुआ, और ये भाई था, चचेरा भाई था उसका। तो ये जाते हैं अपनी चाची के पास, संरक्षक तो वही थी, वही कार्य करी थी। तो वो जाते हैं अपनी चाची के पास, बोलते हैं चाची मुझे मेरा शासन वापस दे दो, अब मैं आ गया हूँ, मैं शासन करूँगा। चाची कहती हैं तने दे दूँ शासन में, तुझे दे दूँ मैं शासन, ऐसे ऐसे कैसे दे दूँ शासन में, मेरा लड़का करेगा शासन। तो फिर ये साहू जी गुस्सा होते हैं, साहू जी कहते हैं मेरा ही शासन, मेरे पिताजी ने सारा काम किया, मेरे शासन मुझसे छीन रहे हो। उनको आया गुस्सा, उन्होंने कहा अच्छा जी शासन लोगे तुम, चलो मैं देता हूँ शासन। फिर क्या हुआ, इन लोगों के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है भैया? साहू जी के बीच में जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है खेड़ा युद्ध। मैं इसको मिटा देता फिर लिखता हूँ। आइए मित्र वापस आ जाइए टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है, मराठा साम्राज्य। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम लोग पहुँच चुके थे कहाँ तक, पेशवा राम की मृत्यु हो चुकी है, उनका पुत्र शासन बच चुका है, साहू जी छूट चुके हैं। साहू जी जब छूट जाते हैं फिर आगे होता है, फिर साहू जी के बीच और किसके, शिवाजी सेकंड के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध को हम क्या कहते हैं, खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध। जिसमें कौन सा, ये क्या होता है, साहू जी इसको क्या करते थे, जीत जाते हैं। किस युद्ध को भैया? खेड़ा के युद्ध को साहू जी क्या कहते हैं, जीत जाते हैं। जब साहू जी खेड़ा के युद्ध को जीत जाते हैं, फिर उसके बाद शासन किसके हाथ में आ गया? तो शासन तो आ गया साहू जी के हाथ में। तो शासन आ गया साहू जी के हाथ में। साहू जी फिर कब से कब तक शासन रहेंगे? तो साहू जी रहेंगे 1707 से लेकर 1749 तक। कब से? 1707 से लेकर 1749 तक। ये क्या रहते हैं, ये रहते हैं क्या, ये रहते हैं शासक। ओके, फिर बात क्या हुई, फिर जो हम बात करें पेशवा पद की, 1713 में क्या हुआ, 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्हें क्या किया गया, उन्हें पेशवा घोषित कर दिया गया। बालाजी विश्वनाथ को क्या किया गया, सेकंड संस्थापक कहा जाता है। किसका? मराठा साम्राज्य का। भैया मराठा साम्राज्य का सेकंड संस्थापक क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और मराठा साम्राज्य को आगे ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने निभाई? बालाजी विश्वनाथ ने। ओके, बालाजी विश्वनाथ से इसको आगे बढ़ाने में बहुत तगड़ी भूमिका निभाई। ओके, ये क्या हुए, सेकंड संस्थापक रहेंगे किसके, किसके, मराठा साम्राज्य के। ओके, फिर बात करते हैं पेशवा पद की। भैया अब बात कर आ जाए अपने पेशवा पद पे आ जाइए। उत्तराधिकार तक हम खत्म कर चुके हैं। अब हमने बात करेंगे पेशवा पद के बारे में कि भैया पेशवा पद क्या था, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा पेशवा पद। तो अगर था क्या पेशवा पद, चलिए जानते हैं। जैसे कि पेशवा, प्रथम पेशवा कौन? मोरोपंत पिंगल। कौन? मोरोपंत पिंगल। मोरोपंत पिंगल हुए पेशवा हुए, पर ये पेशवा थे ना, बोल सकते हैं नाम मात्र के पेशवा थे। इन्होंने इतना कुछ अच्छा कार्य किया नहीं जो पेशवा ज़्यादा शक्तिशाली पेशवा रहे। पर बात करें शक्तिशाली पेशवा के मामले में, तो शक्तिशाली पेशवा के मामले में कौन व्यक्ति आ जाएगा सामने? शक्तिशाली पेशवा के मामले में आते हैं फिर बालाजी विश्वनाथ। कौन आ जाते हैं? बालाजी विश्वनाथ। जो पेशवा हुआ करते थे वो किस समाज से हुआ करते थे? ब्राह्मण समुदाय से हुआ करते थे। किससे? ब्राह्मण समुदाय से हुआ करते थे ज़्यादातर। ये किससे थे? ये ब्राह्मण समुदाय से थे। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली पेशवा। तो शक्तिशाली पेशवा कौन हुए? तो शक्तिशाली पेशवा हो जाए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ क्या हुआ? मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पेशवा हुए। इन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत अच्छी बुलंदियों तक पहुंचाया। ओके, इन्हें किसने नियुक्त किया पेशवा? तो इन्हें पेशवा जो नियुक्त किया था वो किसने किया था? साहू जी द्वारा।
ये 1713 में इन्हें साहू जी द्वारा पेशवा नियुक्त कर दिया गया। किसे? बालाजी विश्वनाथ जी को। जब इन्हें पेशवा पद दे दिया जाता है, उन्हें पेशवा नियुक्त कर दिया जाता है, फिर क्या होता है, इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया। क्या किया इन्होंने कहा कि पेशवा पद अब क्या रहेगा, वंशानुगत रहेगा। पेशवे का मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। पहले क्या होता है? पहले राजा, उसके बाद प्रधानमंत्री। राजा के दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आ जाता है। तो पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री हो गया। अब प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होने लगेंगे, आगे जाके हम लोग जानेंगे कि राजा से ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो गया। राजा से ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया, जिसे हम पेशवा कहेंगे। पेशवा सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या हुआ? इन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं। इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत हो गया पेशवा पद। अब भैया बात करें वंशानुगत क्या होता है, भैया बता दीजिए कि वंशानुगत क्या होता है। तो वंशानुगत का मतलब पता क्या होता है? कि बात करें तो भैया वंशानुगत क्या होता है? वंशानुगत का मतलब पता क्या हुआ कि एक वंश से दूसरा वंश, दूसरे वंश से तीसरा वंश, एक ही वंश के राजा या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री बार बार वो आते जाएं। जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरा कोई पुत्र होगा वो राजा बनेगा, उसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा, उसका पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो इसमें कैसे क्या हुआ कि जब बालाजी विश्वनाथ थे, ये पेशवा हुए, इनके बाद इनका पुत्र पेशवा होगा, इनके बाद इनका पुत्र पेशवा होगा, उसके बाद उनका पुत्र पेशवा होगा। तो ये वंशानुगत एक प्रोसेस चला आ रहा है। तो ये प्रोसेस आप लोग अगर राजनीति के हिसाब से समझना चाहते हैं तो एक बार एनालाइज कर लीजिए, समझ जाएंगे कि वंशानुगत कौन सी सरकार चली आ रही है। खैर मैं वंशानुगत के तरीके में नहीं जाऊँगा, वो सरकार की बात अलग है, हम लोग इसमें नहीं निपटते हैं। हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है फिर बात करते हैं। ये तो सैयद बंधु हुए हैं, दो व्यक्ति हैं। बंधु का मतलब क्या होता है? भाई, दो भाई। तो ये सैयद बंधु जो हुए हैं इनके साथ मिलकर क्या किया बालाजी विश्वनाथ ने? सैयद बंधुओं के साथ मिलकर इन्होंने क्या, फर्रुखसियर को हराया। फर्रुखसियर को क्या किया, गद्दी से हटा दिया। फर्रुखसियर भैया कौन था? फर्रुखसियर था मुगल वंश का शासक, जो कि किसके बाद से आया? जो कि उनमें औरंगजेब के बाद से शासन करेगा। तो फर्रुखसियर कौन था? ये एक बड़ा घृणित शासक था, लोगों से बड़ा इसका बोलते हैं ना 19-20 का फर्क था, तो 19-20 रहा करता था इसका। तो ये बड़ा घृणित शासक। तो लोगों ने क्या किया, किसने क्या किया, ये जो बालाजी विश्वनाथ जी थे उन्होंने इसको हटा दिया कि भाई तू काम का माप सरकार वो राजा नहीं, निकल ले तू यहाँ से। तो इसको क्या किया, निकाल दिया। फिर बात करते हैं बाजीराव प्रथम पेशवा। जो बाजीराव है सही मायने में कौन आ जाएगा? बाजीराव आ जाएगा प्रथम पेशवा। तो बाजीराव ने क्या किया भैया? बाजीराव ने 1720 से लेके 1740 तक एडी तक इन्होंने शासन किया। कितने वर्ष? लगभग कहें 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। 20 वर्ष इन्होंने शासन किया। 20 वर्ष के शासन में क्या क्या महान कार्य किए वो जानते हैं। पहले तो मुगलों को खोखला वृक्ष का क्या कहा इन्होंने कहा कि मुगल एक जो है वो एक खोखला वृक्ष के माफिक है, खोखला वृक्ष की तरह है। इन्होंने ये कह दिया मुगलों को। मुगल इससे बड़े चिड़ गए कि यार हमको खोखला वृक्ष कह रहा है। कह दिया तो कह दिया भैया, वो उनकी बात है। फिर क्या हुआ? 11 युद्ध जीते। किसने? इन्होंने, बाजीराव ने। कुल कितने युद्ध जीते? कुल 11 युद्ध जीते। जितने युद्ध हुए उनमें से करीब करीब 11 युद्ध उन्होंने जीत लिए। 11 युद्ध जीतने के बाद फिर बात करते हैं इनके युद्धों के बारे में। कौन कौन सा युद्ध उनके बीच में हुआ? जैसे कि बात करें शंकुरखेड़ा का युद्द कब हुआ? 1724 एडी में। 1724 एडी में इन्होंने ये युद्ध जीता। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक युद्ध होता है निजाम उल मुल्क के बलसिस मुबरीज खां। किसके बाद? मुबारक खां, जो कि कहाँ का शासक है? वो रहेगा मुगल वंश का। इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध को भैया कौन जीत जाए? तो इस युद्ध को कौन? ये तो भाई साहब हार जाता है, और ये क्या, ये इस युद्ध को जीत जाते हैं। कौन जीते? निजाम उल मुल्क। इस युद्ध को जब जीत जाते हैं फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? लिख देता हूँ मैं, यहीं पे बना देता हूँ। कौन सा युद्ध रहेगा भैया? पालखेड़ा का युद्ध। कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का जो युद्ध होता है वो किस किस के बीच में होता है? पालखेड़ा का जो युद्ध होगा वो होगा बाजीराव और किसके बीच में होगा? एक मिनट में पहले लिख देता है ना। पालखेड़ा का युद्ध ये कब हुआ? 1728 एडी में। कब हुआ भैया? 1728 एडी में। किस किस के बीच में हुआ भैया ये युद्ध? तो ये होगा किसके बीच? हाँ, बाजीराव प्रथम बलसिस निजाम। अब भैया निजाम कौन है? तो निजाम जो है वो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। जब हम लोग किस पे आएंगे? भारत की आज़ादी पे जब आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि कितने निजाम हुए भारत में, कुल कितनी रियासतें थी, है ना। तो ये क्या हुआ? एक निजाम और इनके बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें ये बाजीराव प्रथम जो थे वो जीत गए और निजाम को क्या किया? निजाम को परास्त कर दिया। दे लाते दे घूसे बजे सब कुछ चला। फिर कौन? निजाम इसमें हार जाता है। निजाम जब हार जाता है तो निजाम कहते हैं बहुत लाते घूसे खिला दिए मुझे, तो अब मुझे हारना ही पड़ेगा। निजाम को क्या किया? हरा दिया। किसने? बाजीराव प्रथम ने हरा दिया।
बाजीराव ने जब इसको हरा देता है, फिर किसका शासन आ जाता है, फिर आ जाता है बाजीराव का। या अभी हम बाजीराव के शासन के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बाजीराव पेशवा बन चुके हैं, तो बाजीराव यहाँ से काम करना शुरू करेंगे पेशवा के तौर पे। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे वही कार्य करना शुरू करेंगे। 11 युद्ध लड़े इन्होंने, कितने, 11 युद्ध लड़े। जब ये युद्ध होता है तो इनके बाजीराव और निजाम के बीच में एक संधि होती है, उसको कुछ संधि को हम क्या कहते हैं, मुंशी शिवग्राम की संधि। कौन सी, मुंशी शिवग्राम की संधि। कौन सी संधि रहेगी भैया, मुंशी शिवग्राम की संधि। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन सी संधि रहेगी भैया, मुंशी शिवग्राम की संधि हो जाती है। एक मिनट, मुझे लगता है शायद आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। कौन सी, मुंशी कुलग्राम शिवग्राम की संधि। कौन सी संधि होगी, मुंशी शिवग्राम की संधि हो जाती है। संधि हो गई। प्रथम के बारे में थोड़ी रोचक बातें जान लेते हैं, क्या क्या रोचक बातें उनके बारे में। जैसे कि 1739 में क्या हुआ, बीसन और पुर्तगालियों से जीते। क्या जीता, जो बीसन एक इलाका है उसको क्या किया, पुर्तगालियों से इन्होंने जीता। क्या जीता, बीसन इलाका पुर्तगालियों से जब ये जीत जाते हैं, उसके बाद इनका कुछ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, बाजीराव सेकंड जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं, जो दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि मराठा लोग कहाँ पर रहते थे, मैंने बताया था MH महाराष्ट्र। कहाँ पे निवास करते हैं लोग, महाराष्ट्र, जो मुंबई वाला वर्तमान मुंबई बोलते हैं, और महाराष्ट्र गुजरी है, तो कहाँ पे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ओके, तो यहीं पे ये लोग करते थे। ओके, तो यहाँ पे लोग जब ये शासन करते थे, तो इन लोगों ने, बाजीराव ने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, कि भाई दिल्ली पे हमला बोलो, क्योंकि मुगल उस समय कहाँ पे हम रहते थे, दिल्ली में। तो उन्होंने कहा दिल्ली पे हमला बोलो, मुगलों को हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने क्या, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा, ये क्या हुआ, इन्होंने दिल्ली पर जो आक्रमण किए प्रथम पेशवा थे। अभी तक क्या हुआ, अभी तक जितने भी पेशवा हुए उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण ना करके अपने ही आसपास के एरिया में आक्रमण किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। इन्होंने आगे तक की सोची कि यार वहाँ तक आक्रमण करेंगे, दिल्ली तक आवाज़ उठाएंगे, इन्होंने ये कहा। तो दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण जब कर देते हैं, फिर उसके बाद इनके थोड़ा बात जानते हैं। बाजीराव जो थे, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध एक मस्तानी नाम की महिला से था। ये क्या करते थे, मस्तानी नाम की महिला से प्रेम करते थे। प्रेम संबंध हो गया भाई, प्रेम भी हो गया इन लोगों में, अच्छा खासा प्रेम चला। किससे, मस्तानी नाम की महिला से। आप लोगों ने फिल्म देखी बाजीराव मस्तानी, और फिल्म में आप लोग जो स्टोरी देखते हैं, थोड़ी कुछ मिलती जुलती वैसी ही कहानी है। क्या है, बाजीराव मस्तानी से इनको प्रेम हो जाता है। फिर प्रेम होता है, फिर आगे बातें चलती हैं, बहुत सी स्थिति हुई है। फिल्म देखना, सारी नहीं बता सकता, फिल्म देखना समझ जाओगे। ओके, चलिए, यहाँ पे क्या होता है, बाजीराव का टॉपिक खत्म हो जाता है। बाजीराव खत्म हो जाते हैं, क्या होगा, फिर आते एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बालाजी बाजीराव। बाजीराव के बाद, बाजीराव प्रथम के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो होते हैं, उनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, उनका शासनकाल रहता है 1740 से लेकर 1761 तक। कब तक भैया, 40 से 61 तक, लगभग 21 वर्षों का शासनकाल। कितने वर्षों का, 21 वर्षों का। बाजीराव प्रथम का कितने वर्षों का था शासनकाल, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, कितने, 20 वर्षों का शासनकाल था। इनका क्या, इनका 21 वर्षों का शासनकाल। इनका नाम जानते हैं, अन्य नाम, बालाजी बाजीराव के अन्य किस नाम से बुलाते हैं इनको हम नाना साहब के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से भैया, इनको हम नाना साहब के नाम से बुलाते हैं। किसको, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव इनका पुत्र हुए हैं। पुत्र कौन सा है, विश्वासराव इनका पुत्र का नाम है। ओके, इनका पुत्र कितने वर्ष का था, ये था 20 वर्ष की आयु का। कितने वर्ष का, 20 वर्ष का। और इनका एक भतीजा हुआ जिसके की क्या आयु थी, भतीजे की आयु थी सदाशिव की आयु कितनी थी, 30 वर्ष की आयु थी। कितने, 30 वर्षों की आयु थी। सदाशिव की आयु कितनी, 30 वर्षों की आयु थी। सदाशिव की आयु कितनी, 30 वर्षों की। सदाशिव ये क्या हुआ, इन्हें सेनापति बना दिया गया। कहाँ का सेनापति बनाया गया भैया, इन्हें सेनापति नियुक्त किया गया। और क्या किया गया, इन्हें तोपखाना संभाल दिया गया। तोपखाना किसके हाथ में था उस समय, इब्राहिम गर्दी के हाथ में। एक तोपखाना दिया गया, किसको, इब्राहिम गर्दी को तोपखाना दिया गया कि भाई तुम तोपखाना संभालो। और सेनापति किसको बना दिया गया, सेनापति नियुक्त किया गया, किसको, सदाशिव को नियुक्त किया गया। सदाशिव कौन, इसके भतीजे, किसका भतीजा, बालाजी बाजीराव का इनके भतीजे थे सदाशिव। फिर इनके बीच में एक युद्ध होता है, एक संधि होती है, किसके बीच में, इनके बीच में, इब्राहिम लोदी के और सदाशिव के बीच में एक संधि होती है। संधि कौन सी होती है, संधि होती है संगोल की संधि। कौन सी, संगोल की संधि। ये संधि कब हुई भैया, ये संधि 1750 में। कब हुई भैया संधि, संगोलों की संधि 1750 में हो जाती है, 50 में हो जाती है। अब इससे आगे और जानते हैं क्या क्या चीज़ और हुई है, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा ये समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे और पढ़ेंगे। गुड़िया गुड्डो ध्यान दो भाई, क्यों चैटिंग में लगे रहते हो, मैंने कितनी बार बोला चैटिंग मत किया करो।
कल रात को कर लेना, बाद में कर लेना सेटिंग, कुछ समय बाद कर लेना, पर यहाँ पे काम कर लो। ये हो गया तो सेटिंग तो कल चलती रहेगी। पता चले जॉब ना मेरी छोड़ के चली जाए, फिर क्या करोगे, या छोड़ के चला जाएगा फिर क्या करोगे। इससे बढ़िया जॉब ले लो, सब आ जाएंगे वापस। आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं हम लोग, बात किसके बारे में यार, लैंग्वेज बिगाड़ देते तुम लोग। क्या बात करें हम लोग, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति कौन रही इसकी, छत्रपति से पेशवा के पास आ गई। पहले क्या था, पहले मराठा साम्राज्य में छत्रपति हुआ करते थे, छत्रपति मतलब राजा। तो वो शक्ति ट्रांसफ़र होगी, शक्ति ट्रांसफ़र का मतलब कि शक्ति इधर से इधर ट्रांसफ़र होगी। अब महत्वपूर्ण कौन हो गए, अब महत्वपूर्ण हो गए पेशवा। अब पेशवा सबसे शक्तिशाली हो गए, ना कि छत्रपति शक्तिशाली रहे। तो जब पेशवा शक्तिशाली हो जाते हैं, पेशवा के पास वास्तविक शक्ति आ जाती है। फिर जब एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम, पानीपत का थर्ड युद्ध। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, और सेकंड युद्ध कब हुआ। तो मुझे दोनों युद्ध के बारे में बताओ जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में, ओके। जैसे बात करें पानीपत का थर्ड युद्ध, तीसरा युद्ध कब हुआ, ये 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ, 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का कब हुआ, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, ओके। ये युद्ध भैया किस किस के बीच में हुआ, ये युद्ध मराठा वर्सेस अफगानों के बीच में हुआ। अफगान में कौन था, अफगान की तरफ से जैसे मराठा हो गए, ये अफगान हो गए, ये मराठा हो गए। अफगान में कौन था भैया, अफगान में था अब्दुल शाह अहमद शाह अब्दाली। कौन सा, अहमद शाह अब्दाली, वो था अफगान की तरफ से, ओके। ये कब हुआ, ये 1757 में दिल्ली पर आया। क्या कि इसने 1757 में दिल्ली में आया और दिल्ली को इसने लूट लिया। दिल्ली को ये लूट लेता है। इसके साथ कौन मिलता है, शुजा उद्दौला। कौन सा, शुजा उद्दौला इसके साथ मिलता है। वो कौन था, ये था अवध का नवाब। ये इसके साथ मिलकर इसको दिल्ली को लूट लेता है। कौन, शुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और अहमद शाह अब्दाली, ये दोनों मिलकर दिल्ली को लूटते हैं। दिल्ली को लूटते हैं, फिर इनके बीच में युद्ध होता है। किस किस के बीच में, 1761 में। फिर आगे जब ये युद्ध होता है मराठा और अफगानों के बीच में, अफगानों के बीच में युद्ध होता है। तो 1761 में क्या हुआ कि ये जो मराठा थे, मराठा की तरफ से कौन, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव थे, जब वो हार जाते हैं इस युद्ध को 1761 में। फिर कौन जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत जाता है, और बालाजी बाजीराव इस युद्ध को हार जाते हैं। जब ये बालाजी बाजीराव इस युद्ध को हार जाते हैं, तो वो ये क्या करते हैं, इस युद्ध को इनकी जो हारने की जो हार जाते हैं ना, तो उसको सहन नहीं कर पाते वो, और सहन ना करने के कारण वो अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते कि मैं क्यों हार गया, क्यों हार गया। तो इस घुटने के चक्कर में वो उनकी क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो आगे कौन होएगा, ये से देख लो। जैसे देखो यहाँ पे 1761 की हार बालाजी बाजीराव के सहन नहीं हुई। 1761 की हार हुई, उनको ये हार सहन नहीं हुई। कौन सी, पानीपत थर्ड की युद्ध जो वॉर थी, वो उनको सहन नहीं हुई। सहन नहीं हुई तो इसका क्या हुआ, और उनकी मृत्यु हो गई। इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, सहन नहीं कर पाए और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आ जाओ इधर, इधर क्या हो, बोलो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था भैया कैसी रही यहाँ की, तो संघीय व्यवस्था में क्या था, शक्तिशाली विभाजन। यहाँ पे शक्तिशाली विभाजन हो गया। विभाजन भैया किस किस के बीच में हुआ, यहाँ पे लोगों ने अलग अलग जगह पे शासन करना किया, चालू किया। जैसे कि बात करें नागपुर में, नागपुर में कौन हो गए, नागपुर में भोसले लोग हो गए। कौन से, भोसले लोग कहाँ पे आ गए, नागपुर में आ गए। फिर इंदौर में आ गए होलकर। कौन लोग व्यक्ति इंदौर में आए भैया, इंदौर में होलकर का राज्य हो गया। बड़ौदा में भैया किसका शासन हुआ, बड़ौदा में हुआ गायकवाड़। बड़ौदा में किसका शासन हुआ, गायकवाड़ का शासन हुआ। यार लैंग्वेज बिगाड़ दे तुम लोग। फिर बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में किसका शासन हुआ, ग्वालियर में सिंधिया का शासन हुआ। ज्योति आदित्य सिंधिया जो है, अब आप लोग लगाओ छोड़ो। ग्वालियर में क्या हुआ, सिंधियाओं का शासन हुआ। पुणे में भैया, पुणे कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र। इस पे पेशवाओं का शासन हुआ। तो ये अलग अलग शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था इन लोगों में डिवाइड हो गई। यहाँ पे ये लोग अलग अलग शासन करने लगे, ओके। फिर जानते हैं एक और युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध हमारा टॉपिक रहेगा। और अब हम जानते हैं एक और टॉपिक आया जिसे हम बोलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। भैया कुल कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए, तो भैया कुल हुए 3 आंग्ल मराठा युद्ध। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग जानेंगे, ये कौन कौन से 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और कैसे कैसे इनमें क्या क्या कार्य हुए, ओके। चलिए बात करते हैं पहले आंग्ल मराठा युद्ध की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भैया कब हुआ, 1775 से लेकर 1782 में, 1775 से लेकर 1782 तक, ओके। ये कब हुआ, ये ईस्वी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यान रखना, आप बताने के बारे में जो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग पता होनी चाहिए। आप लोग ईस्वी में आ चुके हैं, बीसी से हम लोग ईस्वी में एडी में आ चुके हैं, ओके। इतना क्लियर है। चलिए बात करें 1775 में। 1775 में क्या हुआ, सूरत की संधि हुई।
इन लोगों के बीच में कब हुई? 1775 में सूरत की एक संधि हुई आंग्ल मराठा युद्ध में। आंग्ल मराठा जब युद्ध चल रहा था, उन्होंने कहा भैया अब युद्ध तो हो गया, क्या करते हैं, एक संधि कर लेते हैं। तो संधि कौन सी करी? सूरत की संधि इन लोगों ने कर ली। सूरत की जब संधि कर लेते हैं, फिर क्या होता है, किस किस के बीच में होती है? रघुनाथ राव प्लस अंग्रेज बल्सिस। एक तरफ तो रघुनाथ राव और अंग्रेज थे, दो व्यक्ति एक साथ हो गए, और एक साथ व्यक्ति दो दो व्यक्ति, नाना फडणवीस, कौन से? नाना फडणवीस प्लस माधव राव। एक तरफ अंग्रेज और रघुनाथ राव, और एक तरफ नाना साहब फडणवीस बल्सिस माधव राव। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई, इन लोगों के बीच में संधि हुई। कब क्या हुआ इस संधि में? 1782 में। फिर संधि हुई कौन सी? सालाबाई की संधि। इन लोगों के बीच में कौन सी? सालाबाई की संधि हुई। सालाबाई की जब संधि हो जाती फिर होता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा परिणाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंग्ल मतलब अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच युद्ध हुआ, तो इसलिए हम इसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अंग्रेज इसमें शामिल थे। अंग्रेज क्या चाहते थे कि मराठाओं को कमज़ोर करें, क्योंकि मराठा उस समय मजबूत थे, और अंग्रेज इस समय क्या चाह रहे थे कि अंग्रेज भारत पर शासन करना चाह रहे थे। तो ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का रहे थे, लड़ाई करवा रहे थे। और भारत में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भड़क जाते हैं बहुत जल्दी से और एक दूसरे में मरते हैं। तो ये कार्य बहुत जल्दी होता है भारत में। बहुत अच्छी बात है भारत की, ये अच्छी नहीं है, खतरनाक बात है, समझे? एक दूसरे की बातें सुन के कभी मत भड़का करो। पहले पूरे बात को अच्छे से समझो, क्या बात हुई है, उस व्यक्ति से एक बार जाके समझौता करो, पूछो इससे क्या बात हुई है, तब बात को आगे बढ़ाओ। किसी ने कहा तुमने सुना फिर लड़ाई कर ली, क्या बात बनी? कुछ नहीं होता इसमें। ओके, फिर बात करें दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें क्या? इसमें राजघाट की संधि। कौन सी संधि भैया? इसमें हुई राजघाट की संधि। कब हुई? 1805 में। ये आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से लेकर 1806 के बीच में हुआ। 3 से लेकर 6 के बीच में हुआ। संधि इतने से इतने तक चली। इसके बीच में युद्ध हुआ कौन सा? राजघाट की संधि 1805 में हुई। क्या हुआ? बालाजी बाजीराव प्लस अंग्रेज वर्सेस होलकर। एक तरफ तो हो गए कौन से? बालाजी बाजीराव आ गए और अंग्रेज आ गए, और एक तरफ आ गए होलकर। होलकर कहाँ निवास करते थे ये लोग? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको बताया था अभी कि होलकर कहाँ रहते थे, कौन से एरिया में होलकर लोग रहा करते थे। ओके, तो ये हो गए, इनके साथ हो गया, इनके साथ ये हो गए, और ये युद्ध यहाँ पे संधि हो चुकी है। दूसरी आंग्ल संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली दूसरी। अब बात करें तीसरी आंग्ल संधि के बारे में। तीसरी आंग्ल संधि क्या रहेगी? ये रहेगी 1817 से लेकर 1818 तक, 1 वर्ष की संधि थी। क्या आती है? पूना संधि। कौन सी संधि रहेगी? ये रहेगी पूना संधि। पूना संधि होगी। ओके, किस किस के बीच में भैया? ये हुई बाजीराव सेकंड, अच्छा, किस किस के बीच में भैया? ये हुई बाजीराव सेकंड ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। ये जब संधि हुई तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि मेरी सहायक संधि सब स्वीकार करो, तो इन्होंने कहा चलो स्वीकार कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? ये बाजीराव जो सेकंड थी उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। कौन सी? पुनः संधि को स्वीकार कर लिया। और फिर क्या हुआ? आंग्ल मराठा थर्ड के बाद, आंग्ल मराठा थर्ड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? वो अंग्रेजों ने पेनसबर्ग बनाया। क्या बनाया? पेशवा बनाया। इसको पेशवा लिख लीजिए, पेनसबर्ग है, सॉरी, पेशवा बनाया गया। किसको? अंग्रेजों को पेशवा बनाया गया। अंग्रेज जब पेशवा बन जाते फिर क्या होता? अंतिम पेशवा कौन हुए? बाजीराव हुए। बाजीराव सेकंड इनको पेशवा बना दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इनको पेशवा बना दिया कि तुम पेशवा बनोगे, इनको पेशवा बना दिया, पेशवा नियुक्त कर दिया। और यही अंतिम पेशवा थे। कौन अंतिम पेशवा? कौन रहेंगे? अंतिम पेशवा रहेंगे बाजीराव सेकंड। ओके, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन रहेंगे? वो रहेंगे बाजीराव सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ये लिख दीजिए, हाँ भैया दिमाग में सब कुछ फिट हो चुका है। आप जो कुछ भी पूछोगे तो बता दूंगा। अगर मैं कुछ भी पूछूँ तो बता दोगे? पक्का? चलो मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सामने सामने बताओगे। बताना कैसे बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया मैं क्या पूछूँ आप लोगों से। मुझे लगता है मेरे शेरों को सब कुछ पता होगा। मुझे लगता है मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों से। क्या लगता है कि पूछने की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता पूछने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी भाई बोल रहा हूँ कि अगर इतनी विश्वास मुझे है तो तुम्हें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओके ओके, ये क्या? दंतक पुत्र हुए। अंतिम दत्तक पुत्र कौन कहलाए जाएंगे? ये कहलाए जाएंगे बाजीराव सेकंड। यहाँ तक हमारा टॉपिक था। क्या टॉपिक था हमारा? मराठा साम्राज्य। हम लोग पूरे मराठा साम्राज्य को 2 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी भाई को प्रॉब्लम है
या किसी भाई को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स करके बता दे कमेंट में कि भैया ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, आप लोग इसको दोबारा बता दीजिए कि मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता दीजिए मुझे, मैं बता दूँगा। चलिए, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और लाइक शेयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।